उत्तर प्रदेश में आज थमेगा पहले चरण के 58 सीटों पर चुनाव प्रचार। 10 फरवरी को होगा पहला मतदान। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव का साथ देने पहुंची ममता बनर्जी। सपा के साथ वर्चुअल रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी ममता बनर्जी। बिहार के कई जिलों में तापमान में गिरावट के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कार्यवाही जारी है। ऐसे में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:30 बजे राज्यसभा में संबोधन करेंगे, जहां विपक्ष के सवालों पर अपना जवाब रखेंगे। वहीं बीते दिन भी पीएम ने विपक्ष दलों को आड़े हाथ लिया था और शायराना अंदाज में विपक्ष पर जमकर हमला बोला था। सारा लंबा उपदेश देते हैं, तब भूल जाते हैं 50 साल तक कभी आपने भी देश में यहां बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया था। और जब अहंकार की बात मैं कर रहा हूं तब तो मुझे कहना ही पड़ेगा, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ। वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ। नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। 2 करोड़ की जरूरत हुई, रोजगार के बारे में बात कीजिए। जरूरत हुई जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बेइंतहा। उन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। यूपी चुनाव में अखिलेश का साथ देने ममता बनर्जी पहुंचेंगी। बता दें आपको बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी चुनाव में अखिलेश का साथ देने ममता बनर्जी पहुंची है। संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता भी होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि सपा के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता ममता बनर्जी करेंगी। बड़ी खबर इस वक्त की, वर्चुअल रैली को भी करेंगी संबोधित। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ममता बनर्जी वर्चुअल रैली को भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी करेंगी दर्शन। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां ममता बनर्जी आज संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी और ममता के दौरे पर राजनीति शुरू हो गई है। तो यूपी चुनाव में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एंट्री हो चुकी है, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। वहीं आज ममता बनर्जी लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और एक डिजिटल रैली को संबोधित भी करेंगे। बता दें आपको कि ममता बनर्जी सोमवार को लखनऊ पहुंच गई थी। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, वहां पर ममता बनर्जी पहुंची है, एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, कितना अहम होने वाला है? देखिए, चुनावी मामला है और आपको बता दें कि चुनावी बिगुल बच चुका है। 10 मार्च को चुनाव होने हैं। ऐसे में जो 15 तारीख एमएलसी चुनाव का तारीख दी गई है 15 मार्च से, ऐसे में ममता बनर्जी का आना उत्तर प्रदेश में और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, समाजवादी पार्टी का साथ देना अहम सवाल है। इस पे आखिरकार बीजेपी को कहीं ना कहीं एक तरह से ये कह सकते हैं कि मतलब कि झटका जैसा है। मगर आपको बता दें कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री आते हैं तो वहीं ममता बनर्जी भी उनके साथ आई थी, उनको भी इनवाइट किया गया था। तो अब वो समाजवादी पार्टी का रुख देती हैं। तो ऐसे में देखना है कि वो अब विपक्ष भी कहीं ना कहीं जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ममता बनर्जी जो आई हैं उनके 2 दिवसीय दौरे हैं, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अहम सवाल मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मीडिया बंधुओं से ममता दीदी बात करेंगी।
रवि, एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि ममता बनर्जी खुद अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करने वाली हैं। ऐसे में वोटों के समीकरण में कितना बदलाव हो सकता है, कितना कुछ अखिलेश यादव को फायदा हो सकता है? देखिए, ममता बनर्जी एक नाम, बड़ा चेहरा और बड़ा काम। पश्चिम बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री अगर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करती हैं तो इसमें ये कहा जा सकता है 85-98 का चुनाव, मतलब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वो आ रही हैं और कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों पर, चाहे वो बेरोजगारी से जुड़ा हो, चाहे कृषि विभाग जुड़ा हो, चाहे तमाम मुद्दों पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और भारतीय जनता पार्टी की खामियाजा जो है एक तरीके से देखने को मिलेगा कि जिस मुद्दों पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है वो सिर्फ 2022 के चुनावों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और तमाम आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, पदाधिकारी सब आज ज्वाइन होंगे। सूत्रों के अनुसार से बड़ी जानकारी। बिल्कुल रवि, आपको यहाँ पर रोकेंगे, एक और खबर दर्शकों को पहले बता देते हैं और फिर आपसे जानकारी लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए पहले चरण के 58 सीटों पर चुनाव प्रचार मंगलवार शाम 6 बजे यानी कि आज शाम 6 बजे थम जाएगा। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की इन सीटों के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान 10 फरवरी को और मतगणना 10 मार्च को होगी। यूपी में पहले चरण के 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों के लिए 21 जनवरी तक नामांकन हुआ था। इसमें 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और चुनाव प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। रवि, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे अधिक जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, आज चुनाव प्रचार थम रहे हैं, ऐसे में आचार संहिता भी लागू है, तो स्थितियां क्या होने वाली है? प्रचार थम रहे हैं और उसके बाद क्या कुछ प्रशासन की भी तैयारी है मतदान को लेकर? देखिए, मतदान की अगर बात करें तो चुनावी दौर नजदीक है, तारीख नजदीक है, 2022 का चुनाव होना है। ऐसे में शासन प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है, मगर आपको बता दें कि जो शासन प्रशासन द्वारा जो अभी जो 15 मार्च की जो बात एमएलसी चुनाव की जो तारीख को बढ़ाया गया है वो सिर्फ शासन और प्रशासन की दिक्कत की वजह से ही बढ़ाया गया है। इसीलिए निर्णय लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो पश्चिम बंगाल का चुनाव या उत्तर प्रदेश का, पूरे प्रदेश भर में चुनाव होना है। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि जो चुनावी दौर है उसमें कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है, मगर हाँ, चुनाव बहुत ही घमासान होना है और 2022 का चुनाव होना है। ऐसे में पूरी 403 सीटों का चुनाव है और जहां से भी चुनाव होने हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पे तर्ज कसे हुए हैं, मगर अब देखना है कि किसका ताज पहनाती है जनता। क्या 2022 का चुनाव कितना घमासान होगा, DTV भारत के दर्शक खुद ही दिखाएंगे और देखेंगे और सभी लोग जो है चुनाव किस तरह से होना है। और एक और जानकारी हम अपने दर्शकों को दे देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों से चुनाव का जो पारा है वोट चढ़ाने वाले हैं जहां दूसरे चरण में मतदान होना है। संभल, रामपुर और बदायूं के 15 विधानसभा सीटों के लिए वर्चुअल रैली करने वाले हैं। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मेरठ में, तो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती गाजियाबाद और बुलंदशहर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगी। तो देखिए रवि, आपसे ही जानना चाहेंगे कि बीजेपी भी पूरी दमखम लगा रही है प्रचार प्रसार में। ऐसे में एक तरफ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है तो वही अखिलेश यादव, ये कह सकते हैं कि जो टक्कर है वो बीजेपी और सपा में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। देखिए, कल के जो वर्चुअल रैली में जो प्रधानमंत्री ने जो बात कही, तमाम पार्टियों को लेकर बात की, चाहे वो कांग्रेस, सपा और बहुजन, इन तीनों पर निशाना साधते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है वो कहीं न कहीं बेशक गुंडे माफियाओं की बात कही गई। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री, उन्होंने ये बात कही कि गुंडे माफिया डर के छुप के भाग गए और गर्मी अभी आई नहीं है, मैं गर्मी को ठंडी करूंगा। मतलब तमाम ऐसी बातें जो उन्होंने कही, जो वो कहीं ना कहीं एक तरह से विपक्ष पार्टियों को तर्ज कसा है भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी के जो
मुखिया हैं, जो सुप्रीमो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद बागडोर काम करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो तमाम देश और प्रदेश भर में जा रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं, और वो खुद ही स्टार प्रचारक के तौर पे वो काम करते नजर आ रहे हैं। एक छोटा सा सवाल हम लेना चाहेंगे आपसे जमीनी रवि, एक छोटा सा सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, जब प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार करते हैं तो ये जनता के बीच जब जो बातें रखते हैं इसमें असर बेहद ज्यादा देखने को मिलता है लोगों में। और वोटों के समीकरण की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर अखिलेश यादव लगातार जीत का दावा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी प्रचार प्रसार कर रहे हैं खुद योगी आदित्यनाथ के लिए। ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार प्रसार करने से वोटों के समीकरण में कितना बदलाव हो सकता है और जनता पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है। देखिए, एक देश का राजा, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का अगर प्रचार प्रसार करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का राजा, मतलब डबल इंजन की सरकार का मुखिया नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगर प्रचार प्रसार कर रहा है तो ऐसे में ये आप समझ सकते हैं डबल इंजन की सरकार। ये तो नहीं कहा जा सकता है, टक्कर घमासान है। 2022 का चुनाव होना, अब जनता दिखाएगी कि किसका होगा सर पे ताज। हालांकि 75% जो जनता है वो सिर्फ प्रधानमंत्री का रुख है, और जो 85 का चुनाव है वो कहीं ना कहीं समाज। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो 85 का चुनाव, मतलब जनता का कई रुख है। जनता इस बार फिर कह रही है कि अब की बार भाजपा सरकार, तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अब की बार समाजवादी पार्टी सरकार। मतलब ये अपने काम को दिखाते हैं, वो अपने नाम को दिखाते हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री, भाई उधर केंद्र बैठे हैं और यूपी में आपके मुख्यमंत्री बैठे हैं और दोनों तरफ भाजपा, तो कहना जा सकता है कि अब जो हिंदुत्व की जो देखिए राम मंदिर का निर्माण अयोध्या से लेकर काशी मथुरा तमाम उन्होंने जो है वो किया, उनकी सारी व्यवस्थाएं गिनाई गई, उनकी जितने भी जो उन्होंने कार्य कराए वो सब खुद ही प्रधानमंत्री अपनी बातों को बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जनता भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, देश का राजा है वो, और अगर वो प्रचार प्रसार करता है तो जाहिर सी बात है जनता कहीं ना कहीं तो उत्साहित है, उसके काम है। जी बिल्कुल रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने तमाम जानकारी दी है। देखिए, टक्कर आमने सामने का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसा कि रवि ने बताया कि जनता के ऊपर असर जरूर पड़ता है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव यूपी में जोरदार होने वाला है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव का प्रचार प्रसार ममता बनर्जी कर रही हैं। ऐसे में हमने देखा था कि बंगाल में जब चुनाव हुए थे तो कितनी ज्यादा बहुमत के साथ ममता बनर्जी जीती थी, और ऐसे में अब यूपी चुनाव में भी ममता बनर्जी अखिलेश यादव का साथ देने के लिए उतर गई हैं। तो दोनों एक तरफ है और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस बार जो चुनाव है वो बेहद जोरदार होने वाला है, जो लड़ाई है वो घमासान होने वाला है। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे पर सियासत आज से नहीं बल्कि दशकों से जारी है, लेकिन आम बजट 2022 के पेश होने के बाद से जेडीयू के द्वारा केंद्र सरकार पर बिहार से भेदभाव का आरोप लगाया गया है, जिसका अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब देते हुए सरकार को विकास का रोड मैप भी दिया है। बिहार में बीजेपी जेडीयू के बीच कई मुद्दों पर विचार नहीं मिलने के बाद अब विशेष राज्य और विशेष पैकेज को लेकर आपसी लड़ाई छिड़ गई। ऐसे में अब ये लड़ाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाम प्रदेश अध्यक्ष दिख रही है। दरअसल 1 फरवरी को देश का आम बजट आने के साथ ही सदन में बजट पर चर्चा के दौरान जेडीयू के नेताओं ने बिहार को विशेष राज्य घोषित करने और विशेष राहत देने को लेकर कई बार सवाल उठाया है। ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर कहा कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण को सार्थक बनाना संभव नहीं है। इस देश के कई राज्य हैं, इस देश के कई राज्य हैं जो पिछड़े हैं। आप नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट देखिए, अभी हाल में भी नीति आयोग की रिपोर्ट आई, तो कई पिछड़े राज्य हैं। उन राज्यों को जब तक विकसित नहीं करेंगे आप कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो तथ्य डाला गया है, जो सपना है, जो संकल्प है, उसको आप पूरा कर पाएंगे? वहीं सदन में जेडीयू के नालंदा से सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बिहार को एसईजेड यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत राहत देने की भी
बात की। बिहार पहले से पिछड़ा राज्य है और बिहार में जो पिछड़ापन है आज भी लगातार विशेष राज्य के दर्जा का मांग होते रहता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तर्ज पर जम्मू कश्मीर को आपने, उत्तराखंड को, पूर्वोत्तर राज्यों को आपने विशेष रूप से विकसित करने का कोई फैसला लिया है क्या? उसी के तर्ज पर बिहार को भी विकसित किया जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि जेडीयू ने ये बातें सिर्फ सदन में कही, बल्कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जेडीयू मानो इसे मुहिम के तौर पर चला रही है, जिसकी झलक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। वहीं जहां एक तरफ जेडीयू इस लड़ाई में केंद्र सरकार को दोषी बनाने की कोशिश करते नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार जवाब मिल रहा है। जैसे पिछले दिनों सदन में सांसद कौशलेंद्र कुमार के आरोपों पर सफाई देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जवाब दे दिया था। जितने भी SEZ हमने सेटअप किए हैं 2005 के एक्ट के उपरांत, उसमें लगभग देश के सभी राज्य हैं, लगभग 24 राज्य हैं, किंतु बिहार उस सूची में नहीं है। इसका प्रमुख कारण ये है कि SEZ एक्ट 2005 के आने के बाद जो SEZ सेटअप करने के लिए प्रस्ताव आते हैं वो राज्य सरकार की ओर से आते हैं, और बिहार राज्य की तरफ से, राज्य सरकार की ओर से हमें अभी कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अब इस जवाबी कार्रवाई में बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी अपना रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को विशेष राज्य के बावजूद भी विशेष राहत देने का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार से केंद्र सरकार भेदभाव नहीं बल्कि महाराष्ट्र से 1000 करोड़ रुपए अधिक देकर बिहार को विकास के पथ पर दौड़ाना चाहती है। संजय जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जीएसटी से सबसे ज्यादा बिहार जैसे राज्य को फायदा हुआ है। पहले जिस राज्य में उद्योग स्थापित होते थे उनको अलग से कमाई होती थी, अब इस कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा उपभोक्ता राज्य में बढ़ता है। उन्होंने 5 पॉइंट से बिहार के लिए एक रोड मैप भी बता दिया है। हालांकि अब ये देखना होगा कि बिहार सरकार बनाम केंद्र सरकार या यूं कहे कि बीजेपी वर्सेस जेडीयू की लड़ाई कब खत्म होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी भारत। गोपालगंज में तस्कर नए नए तरकीब ढूंढकर शराब की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला केटिया थाना इलाके की है, जहां भारी मात्रा में शराब के साथ बाइक सवार युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें आपको कि उत्पाद विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, तस्कर, देखिए तस्वीरों में भी हमने देखा कि कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हर बार पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन ये तस्कर उनकी कोशिशों पर पानी फेर दे रहे हैं। फिर से ये ताजा मामला सामने आया। जी पूजा, मामला गोपालगंज जिले के कटिया थाना इलाके के पंचदेवरी ब्लॉक के कोयसा खुर्द पंचायत से सामने आया है, जहां पल्सर बाइक पर 150 बोतल क्रेटा पैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पूरी कार्रवाई उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा की गई है। जी प्रदीप, ये बताइए, ये जो तस्कर है वो कहाँ जा रहा था? क्या कुछ जानकारी प्राप्त हुई है गिरफ्तारी के बाद? जी पूजा, चूंकि गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना इलाके के मोहम्मदपुर गांव का रहने वाला है युवक विशाल कुमार, और यह शराब की जो डिलीवरी लेकर वह सीधा मोहम्मदपुर ही जा रहा था, जहां बीच रास्ते में इसकी गिरफ्तारी उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा की गई है। बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। किस तरीके से ये जो व्यक्ति है वो शराब की बोतलें लेकर जा रहा है, कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। प्रशासन को खुली चुनौती है ये। हालांकि उत्पाद विभाग ने और पुलिस ने मिलकर संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की, और देखिए छापेमारी के दौरान युवक को गिरफ्तार किया गया। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कल धूप खिली, जिससे लोगों को ठंड से राहत जरूर मिली। वहीं साफ मौसम के कारण राज्यों के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में एक बार फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों के तापमान में गिरावट के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। बिहार में आने वाले 2 दिन लोगों के लिए काफी मुश्किल हो सकते हैं, और क्योंकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है और इसी के अनुसार 2 दिनों तक यहां कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। पंजाब और यूपी की बात अगर करें तो कल ठंड बढ़ने वाली है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।